और प्रिया दोनों की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। दोनों घर आकर अपनी माँ सुमन से कहते हैं, माँ आप हमारी फीस जमा क्यों नहीं कर देती? बार बार प्रिंसिपल हमें फीस के लिए बोलती हैं। हाँ माँ, आज तो टीचर ने हमें पूरी क्लास में खड़ा रखा था। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ आप हमारी फीस जमा कर दो ना। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, आज शाम को ही मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करूँगी। वो शहर में कमाने गए हैं और उनकी सैलरी का टाइम भी हो चुका है। जैसे ही वो पैसे भेजेंगे मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों बस पढ़ाई में ध्यान दो। तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं, हम दोनों तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है माँ, आप शाम को पापा से बात कर लेना। ठीक है, अब चलो मुंह हाथ धो लो, तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी आज मैं। सुमन अपने दोनों बच्चों को अंदर ले जाती है और उन्हें बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। ऐसे ही शाम को सुमन अपने पति मोहन को फोन करती है और मोहन से बच्चों की फीस की बात करती है। मोहन शहर में कमाने के लिए गया था। शहर में मोहन जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, जिस वजह से बहुत से वर्कर्स की सैलरी रुकी पड़ी थी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को दिलासा देकर फोन रख देता है। देखा बच्चों, कहा था ना मैंने कि तुम्हारे पापा पैसे जरूर भेजेंगे, और अपनी मैडम से कह देना जाकर, मेरी मम्मी फीस जमा करने के लिए आएंगी। ठीक है मम्मी, हम कल अपनी टीचर को इस बारे में बता देंगे। ऐसे ही अगली सुबह सुमन के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मोहन अपना पूरा सामान लेकर गांव वापस आ जाता है। सुमन अपने पति को इस तरह से वापस आता देख थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो पति को पानी देती है और थोड़ी देर बाद अपने पति से कहती है, क्या हो गया जी, आप अचानक कैसे यहाँ आ गए? कल ही तो हमारी बात हुई थी ना। क्या बताऊं सुमन, तुम्हारा फोन आने से पहले ही मेरा प्लान बन चुका था कि मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि शहर में भी काम नहीं है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उस कंपनी का काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा। कंपनी घाटे में चल रही है, और तो और न जाने कितने वर्कर्स की सैलरी रुकी पड़ी हुई है। 3 महीने की सैलरी अटकी हुई है हमारी। मालिक से बोलो तो वो खुद हमारे सामने रोने लगते हैं। अब मजबूरी में हम लोग अपने अपने गांव वापस आ गए। आप क्या कह रहे हैं? मैंने बच्चों को आज बोला है कि वह अपने स्कूल में जाकर कह दें कि मैं आज उनकी स्कूल में फीस जमा करने के लिए आऊंगी। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? कहीं वो बच्चों का नाम न काट दे। मैं क्या बताऊं सुमन तुम्हें, मैं खुद परेशान हूं कि कैसे घर चलाऊंगा अपना मैं। अगर आज मैं बच्चों की फीस जमा नहीं की तो शायद स्कूल वाले बच्चों को घर भेज दें, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। मैं अपने कुछ जेवर गिरवी रखकर पैसे उधार लेती हूँ। जैसे घर का बैलेंस ठीक होगा उसके बाद हम सुनार के पैसे चुकाकर जेवर वापस ले लेंगे। ठीक है सुमन, ये परिस्थिति देखकर मैं तुम्हें ऐसा करने से मना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हाथ हमारा बहुत टाइट चल रहा है। हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। कैसे कैसे शहर से वापस गांव आया हूँ मैं ही जानता हूँ। और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा। इस तरह से सुमन अपने कुछ जेवर लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और वहां जाकर अपने जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लेती है और उन्हीं पैसों से बच्चों की फीस जमा कर देती है और घर में थोड़ा बहुत राशन डलवा देती है। सुमन राशन लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए मोहन से बोलती है, आपको पता है क्या, बाहर राशन पानी सब्जी सब पर दाम 7वें आसमान को छू रहा है। ऐसे में गरीब इंसान क्या खाए और क्या कमाए। मेरा तो कुछ लेने का ही मन नहीं कर रहा था दाम सुनकर, लेकिन अब क्या करें, ये पापी पेट ना जाने क्या क्या करवा कर मानेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अच्छा सुमन, मैं क्या कह रहा था,
कि मुझे ना शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, और मुझे पता है कि अभी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे बार बार पनीर खाने का मन कर रहा है। तो तुम एक बार मेरे लिए और बच्चों के लिए शाही पनीर बना दो। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं कल आपके लिए शाही पनीर बना ही देती हूँ। इसी बहाने हम सब भी अच्छा खाना खा लेंगे। बहुत समय हो गया है हमें अच्छा खाना खाए हुए। ऐसे ही सुमन अगले दिन घर में झाड़ू पोछा बर्तन और बाकी की साफ सफाई करके अपना झोला लेकर मार्केट की ओर निकल जाती है। मार्केट में प्याज के दाम 7वें आसमान पर थे। अब शाही पनीर में प्याज ना डले ऐसा तो हो नहीं सकता। सुमन एक ठेले वाले से प्याज का भाव पूछती है और कहती है, अरे भैया प्याज कैसे दिए? 180 रुपए है बहन जी, कितना लेना है आपको? क्या कहा आपने? 180 रुपए किलो? प्याज इतने महंगे हो गए? क्यों हो रहे हैं? अरे कभी टमाटर का भाव बढ़ रहा है तो कभी प्याज का भाव बढ़ रहा है। सारे भाव तो ये सब्जी ही खा रहे हैं। अब क्या करें बहन जी, जो मार्केट में चल रहा है वही दाम हम भी बेच रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको कितना लेना है, 1 किलो या आधा किलो? अरे नहीं नहीं भैया, आधा किलो। किलो लेने की औकात नहीं है हमारी। आप एक काम करो, 250 ग्राम प्याज दे दो मुझे। सुमन 250 ग्राम प्याज लेकर अपने घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में सुमन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका नाम बार बार पुकार रहा है। किसी तरह से सुमन घर आ जाती है और थैले में से प्याज निकाल के एक प्लेट में रख देती है। तभी उन प्याज में से आवाज आती है और वो प्याज सुमन से बोलते हैं, अरे हम तुम्हें कब से पुकार रहे थे, तुम तो हमारी आवाज ही नहीं सुन रही हो। सुमन, हमसे नाराज हो क्या? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये प्याज भी बोलते हैं क्या? और क्या, हम कोई आम प्याज थोड़ी हैं। वो तो गलती से उस ठेले वाले के चक्कर में पड़ गए हम, वरना हम बहुत ही महंगे और जादुई प्याज हैं और हमारी एक अलग ही दुनिया है। हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। क्या सच में तुम जादुई प्याज हो? अगर जादुई प्याज हो तो जरा डांस करके दिखाओ, तब मानो कि तुम जादुई प्याज हो। अरे बस इतनी सी बात, डांस करने में क्या जाता है, हम तुम्हें अभी डांस करके दिखाते हैं। इतना बोलकर वह सभी प्याज डांस करने लगते हैं। साथ ही पूरे रसोई घर में यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर सुमन को बहुत हंसी आ रही थी। सुमन को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वो प्याज सुमन से बोलते हैं, क्यों आ गई ना तुम्हें हंसी, और हो गया ना यकीन कि हम कोई आम प्याज नहीं है बल्कि हम जादुई प्याज हैं। वैसे सच में तुम बहुत अच्छे हो, तभी तुम्हारा दाम इतना बढ़ गया है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हम हैं ही महंगे। इतना बोलकर सुमन खाना बनाने लगती है और जैसे ही वह गैस ऑन करती है, गैस ऑन ही नहीं हो रही थी। सुमन जाके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि गैस खत्म हो चुकी है। अब सुमन खाना बनाए तो कैसे बनाए? सुमन उदास होकर बैठ जाती है। तभी जादुई प्याज सुमन से बोलते हैं, क्या हुआ सुमन, तुम खाना नहीं बना रही हो क्या? अरे खाना कैसे बनाऊं? गैस सिलेंडर ही खत्म हो चुकी है और घर में पैसे नहीं हैं। आज मेरे पति को शाही पनीर खाना था, इसीलिए तो मैं इतने महंगे प्याज खरीद कर लाई थी। देखो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम हमें काटोगी नहीं, क्योंकि काटने से हमारी जादुई शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारे बारे में जानने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगी, बल्कि मैं बिना प्याज के ही शाही पनीर बना लूंगी। अरे नहीं नहीं सुमन, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से गैस सिलेंडर और बहुत सारे प्याज दे देते हैं, जिससे तुम अपने पति और अपने परिवार का पेट भर सको। इतना बोलकर जादुई प्याज सुमन के लिए तुरंत गैस सिलेंडर मंगा देता है और सुमन को बहुत सारा प्याज दे देते हैं। सुमन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह अपने पूरे परिवार के लिए शाही पनीर बनाती है। पूरा परिवार अच्छे से खाना खाकर सो जाता है।
ऐसे ही अगली सुबह सुमन के घर पर कुछ कर्जदार आ जाते हैं और वह सुमन से अपनी उधारी के पैसे मांगने लगते हैं। मोहन और सुमन दोनों के पास पैसे नहीं थे। वह दोनों अपने कर्जदारों के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि उन्हें कुछ दिनों की और मोहलत मिल जाए। कर्जदार उन्हें खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। जादुई प्याज ये सारा नजारा देख रहे थे। थोड़ी देर में जादुई प्याज सुमन से बोलते हैं, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें सुमन, तुम्हें पता है कि हम जादुई हैं, उसके बावजूद तुम हमसे कुछ नहीं मांगती। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो हमसे अपनी न जाने कौन कौन सी इच्छा पूरी करवा लेता। इसीलिए हम खुशी खुशी तुम्हें ऐसी चीज देना चाहते हैं जिससे तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना बोलकर जादुई प्याज सुमन के घर को बहुत बड़ा और सुंदर सा बना देते हैं। उसके घर में जरूरत का हर सामान था, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ। यहाँ तक कि जादुई प्याज सुमन के घर में एक सुंदर सी तिजोरी भी बना देते हैं और उसकी तिजोरी में बहुत सारे पैसे और जेवर होते हैं। ये सब देखकर सुमन जादुई प्याज से बोलती है, तुमने हमारे लिए इतना किया यही बहुत है, लेकिन हम मेहनत करने पर भरोसा रखते हैं। हमें ये सब नहीं चाहिए। समझो, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है किसी भी चीज को लेकर, और आज हमारे जाने का समय हो चुका है। इसीलिए हम जाते जाते अपनी निशानी यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं, और ये सब कुछ तुम्हें हमारी याद दिलाता रहेगा। आखिरी बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो तुम हमें बता सकती हो, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाजार में जिस तरह से प्याज, टमाटर और बाकी की अन्य सब्जियों का दाम 7वें आसमान पर चढ़ चुका है, वो कम हो जाए, सस्ता हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेट भरना उनके लिए भी जरूरी है। सुमन के इतना बोलते ही जादुई प्याज अपनी जादुई शक्ति से सब्जियों का दाम एकदम से कम करवा देते हैं। साथ ही वो जादुई प्याज नाचते हुए आसमान में चले जाते हैं। नंदू एक 8 साल का बेहद गरीब बच्चा था। उसके गरीब माँ बाप मेहनत मजदूरी कर घर को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही निराश हो जाया करते। पर फिर वो नंदू की प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर अच्छा महसूस करते और फिर काम पर निकल जाते। एक दिन नंदू के माता पिता दोनों काम पर नंदू को नहीं लेकर जाते। बहन, हम थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे, तब तक तुम नंदू का ख्याल रखना। जहाँ हम पहले काम करते थे ना, वहाँ अब काम नहीं है। काम की तलाश में दूसरी जगह बात की है। बस अब थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, परेशान मत हो, मैं देख लूंगी नंदू को। नंदू को पड़ोसन के पास छोड़कर वो दोनों दूसरी जगह काम की बात करने चले जाते हैं। वो एक बड़ा सा बंगला था। उस घर में एक पति पत्नी और उनका बेटा रहता था, जो नंदू की ही उम्र का था। बंगले का मालिक हरकिशन नंदू के माता पिता को अपने पास काम पर रख लेता है और वहीं पर ही उन्हें एक कमरा रहने के लिए दे देता है। नंदू की माँ दिल लगाकर काम करेंगे, यही काम करते रहेंगे तो अपना नंदू स्कूल जाने लगेगा। वैसे भी उसकी 2 साल खराब हो गई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर दिल लगाकर काम करेंगे और फिर नंदू को भी तो एक अच्छी जगह मिल जाएगी रहने के लिए। अगले दिन ही सुबह सुबह वो लोग अपने थोड़े से सामान के साथ उस सर्वेंट क्वार्टर में आकर रहने लगते हैं। नंदू देखता है वहाँ पर तरह तरह के पौधे थे। कुछ पौधे तो सब्जियों के भी थे। मिलजुल कर आपस में जो ठीक लगे वो काम कर लेना, लेकिन मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। और मेरा बेटा तो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है, उसका भी ख्याल रख लेना। तभी वो अपने बेटे जय को आवाज लगाकर बुलाता है। देखो बेटा, स्कूल से आने के बाद ये अंकल आंटी आपका ध्यान रखेंगे, कोई शरारत नहीं करना। हाँ? जय नंदू को देखता है तो, तुम भी यहीं पर रहोगे? हाँ, मैं भी यहीं पर रहूंगा। चलो तो फिर दोस्त बन जाते हैं। जय नंदू का हाथ पकड़कर उसे खेलने के लिए ले जाता है। उसके बाद नंदू के माता पिता काम में लग जाते हैं। एक दिन, देखो, कुछ सब्जियां हम बाजार से नहीं लाते, वो हमारे बड़े से गार्डन में ही लगी हुई है, वहां से टमाटर तोड़ लाओ। हाँ, ले आऊंगी मालकिन।
नंदू की माँ नंदू को लेकर टमाटर तोड़ने के लिए उस बड़े से गार्डन के कोने में जाती है। वहाँ एक पौधे पर एक बड़ा और बाकी सारे छोटे टमाटर थे। नंदू उस बड़े टमाटर को तोड़ने लगता है कि तभी सारे छोटे टमाटर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर ये देखकर नंदू डर जाता है। हाथ छोड़ो मेरा। सारे बगीचे में इतने सारे टमाटर हैं, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये हमारी माँ है। अरे मेरे बच्चों, इस तरह गुस्सा मत हो। वो छोटा बच्चा है, डर जाएगा। उसे नहीं पता था ना कि हम लोग जादुई टमाटर हैं। अगर यह गलती से ही तोड़ देता आपको तो मेरा सारा जादू खत्म हो जाता है। जादुई टमाटर क्या होता है? ये कितना मासूम और भोला है। बच्चे, जादुई टमाटर का मतलब होता है कि हम में जादू है और हम कुछ भी कर सकते हैं। सचमुच में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो? हाँ हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? यकीन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुम हमारी बात को झूठा मान रहे हो। अच्छा, तो तुम जादू जानते हो तो देखो, वो मेरी माँ है और देख रहे हो उनकी साड़ी कितनी फटी हुई है। उनकी साड़ी को नया कर दो। तभी जादुई टमाटर और उसके बच्चों में से एक रोशनी से निकलती है जो नंदू की माँ पर गिरती है और उसकी साड़ी बदल जाती है। ये देखकर नंदू की माँ बुरी तरह घबरा जाती है और सारे टमाटर वहाँ पर फैल जाते हैं। नंदू भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम हंस रहे हो? तुम्हें पता भी है अभी क्या हुआ? हाँ, मुझे तो सब कुछ पता है। माँ, तुम्हें पता है वो पौधा देख रही हो? उस पर जो टमाटर और वो छोटे छोटे टमाटर लगे हैं, वो सब जादुई हैं। बड़ा टमाटर छोटे टमाटर की माँ है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी उटपटांग बोल रहा है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये साड़ी कैसे बदल गई। कह तो रहा हूं मैं, ये उस जादुई टमाटर उसके बच्चों ने किया है। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं उनसे पूछवा देता हूँ। नंदू उसे उन जादुई टमाटर के पास लेकर आता है। मेरी माँ को आप पर भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें भी बताओ कि आप जादुई टमाटर हो। ये लो, तुम तो सारी दुनिया को बता दोगे कि हम लोग जादुई टमाटर हैं और यहाँ रहते हैं। यूं जादुई टमाटर को बात करता हुआ देख नंदू की माँ नंदू को अपने साथ चिपका लेती है। अरे ये सब क्या है? भला टमाटर भी कभी बात करते हैं? हम कोई आम टमाटर नहीं हैं, हम हैं जादुई टमाटर और मेरे बच्चे यहाँ रहते हैं। और ये बात बस अभी इस बच्चे को पता चली है और अब तुम दोनों किसी को बताना मत, वरना तो मैं और मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम बिना डर के यहाँ पर रहो। पर तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, ये तो बता दो। जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी माँ के साथ अपने देश चले जाएंगे। एक माँ ही अपने बच्चों को दुनिया का ज्ञान देती है, इसीलिए हमें भी ऐसा ही करना पड़ता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। हमसे कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। मदद? कैसी मदद कर सकती हो तुम? जैसी भी तुम्हें चाहिए। हमसे पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे बस बता देना। अभी तो कुछ नहीं चाहिए। टमाटर तोड़कर मालकिन को देने हैं, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। नंदू और नंदू की माँ टमाटर लेकर घर के अंदर जाते हैं। नंदू की माँ नंदू से कहती है, ये बात किसी को बताना मत। नंदू भी अपनी माँ से वादा करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। नंदू रोज जादुई टमाटर के बच्चों से बात करता और वहीं पर खेलता कूदता। एक दिन वो जादुई टमाटर के बच्चों से बात कर रहा था कि तभी जय चाबी हाथ में घुमाता हुआ आता है और अपने पापा की गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर देता है। उधर क्या कर रहे हो नंदू? आओ तुम्हें आज मैं गाड़ी में घुमाता हूँ। जय को गाड़ी स्टार्ट किया हुआ देख नंदू की माँ भाग कर आती है। नहीं बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी तुम बहुत छोटे हो, गाड़ी से उतरो, ये चाबी मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं भी पापा की तरह गाड़ी चलाऊंगा। और ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है और उधर ये देखकर नंदू की माँ बुरी तरह घबरा जाती है। वो भागकर जादुई टमाटर के पौधे के पास जाती है। हमारी नौकरी चली जाएगी, तुम कुछ करो, उस बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाल दो। अरे अरे, तुम परेशान मत हो, मैं देख लेती हूँ। तभी अचानक से जय गाड़ी से बाहर निकल आता है और चाबी नंदू की माँ के हाथ में आ जाती है। तभी वहाँ पर नंदू के बाबा आते हैं। देखो तो अभी जय ने क्या किया। वो तो भगवान का शुक्र है कि जादुई टमाटर ने उसे बचा लिया। क्या कहा? जादुई टमाटर ने? ये तुम क्या बोल रही हो? नंदू की माँ अपने पति को वो सारी बात बता देती है और जय का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है। अगले दिन टमाटर के बच्चे बड़ी ही शरारत कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे और बातें सुना रहे थे। नंदू उन लोगों की बातें सुनकर हंस रहा था। तुम चुप हो जाओ बच्चों, देखो तो
ये बच्चा तुम्हारे ऊपर कैसे हंस रहा है? तो उसे हंसने दो, उसे अच्छा लग रहा है। नहीं, वो हंसने वाला नहीं हंस रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए तुम लोग चुप हो जाओ और इस बात से ये सीखो कि आपसी लड़ाई को लोग हंसकर ही देखते हैं। माँ को ऐसे कहते हैं वो चुप हो जाते हैं। तभी नंदू की माँ वहां आ जाती हैं और दुखी होकर जादुई टमाटर से कहती हैं, तुमने कहा था जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे सकते हो। देखो, हम मेहनत करने से नहीं घबराते, लेकिन तुम इस बड़े बंगले को देख रहे हो। हम 2 जने सुबह से लेकर रात तक इस घर की सफाई में और कामकाज में लगे रहते हैं। इस बीच हम अपने बेटे को देख नहीं पाते और मैं चाहती हूँ कि नंदू भी और बच्चों की तरह स्कूल जाए, अपनी पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने। सही कह रही हो, एक माँ को ही इस तरह बच्चों की फिक्र होती है। देखो ना, मैं भी तो अपने बच्चों की फिक्र के लिए यहाँ आई हूँ। बस अब ये 2 दिन में ही बड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? हमारी माँ तो सारे काम कर लेती है, हमने खुद देखा है। तुम इन बच्चों की बात मत सुनो, मुझे बताओ तुम्हें क्या जरूरत है। हमारा खुद का कोई काम करवा दो ताकि हम अपने बच्चे को देख सके और हमारा घर अच्छे से चल सके। हम इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी कि जिंदगी आराम से चले। ठीक है, इतना परेशान मत हो, मैं समझ गई हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम अपने उसी छोटे से घर में चले जाओ। वो घर अब छोटा नहीं रहेगा, सब जरूरत का सामान वहां पर होगा और तुम्हें जो भी व्यापार करना है वो मुझे सोचकर बता देना। नंदू की माँ टमाटर और उसके बच्चों को धन्यवाद कहती हैं और उसके बाद वो अपने पति के साथ अगले दिन जब अपने छोटे घर पर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि उसके आंगन में वही जादुई टमाटर और उसके बच्चे आ गए हैं। ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। हमने सोचा नंदू जब यहाँ आ गया है तो हम वहां रहकर क्या करेंगे। एक दिन ही सही, हम नंदू के साथ खूब खेलेंगे। जाने से पहले जादुई टमाटर नंदू के माता पिता और नंदू को बहुत सारी चीजें देकर जाते हैं। अब नंदू के पिता टमाटर बेचने का काम शुरू कर देते हैं और नंदू को स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। इस तरह वो लोग अपना खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।